Hi, today is quiz number 23 for Civil Services Examination Prelims 2021 10th of October. Let us begin. First section है पॉलिटी का। पॉलिटी का पहला सवाल है Consider the following statements regarding the Chief Election Commissioner CEC. Grounds for removal of the CEC are same as for a judge of the Supreme Court. Any other election commissioner or a regional election commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of the CEC. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा है कि CEC को अगर रिमूव करना है तो जो ग्राउंड्स हैं वो सेम होगा एज फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इज इट ट्रू? यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो ग्राउंड्स हैं रिमूवल के वो सेम एप्लीकेबल होते हैं सीईसी पे. इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है उसमें एक सीईसी है और 2 ईसी है, तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है. तो जो सीईसी का जो रिमूवल है उसका ये प्रोसीजर है. बट अगर इलेक्शन कमीशन का रिमूवल है या फिर रीजनल कमिश्नर का रिमूवल है तो उसके लिए रिकमेंडेशन ऑफ द सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन ज़रूरी होता है. So any other election commissioner or a regional commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of the CEC. तो ये भी absolutely true है. So यहाँ दोनों statements true हैं. So the right answer is C, both 1 and 2. Okay. Next. Consider the following statements regarding लोक अदालत. लोक अदालत ये क्या होती है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम होता है लोक अदालत. लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987. एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन नॉट बी रेफर्ड टू द लोक अदालत. तो ये 2 स्टेटमेंट्स है. करेक्ट क्या है? आंसर. जो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम्स है ना, ये इसलिए लेके आए गए थे ताकि जो नॉर्मल कोर्ट है, नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर भी कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. तो केसेस को स्पीड अप करने के लिए ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम थे. यहाँ 2 बातें होती है. एक तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सेकेंड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड. तो ये जो लोक अदालत है यहाँ कई बार ये भी कंप्लेन आती है कि जस्टिस हरिड है तो क्या वो जस्टिस बरिड तो नहीं हो गया, पर अगर जस्टिस डिलेड है तो वो जस्टिस डिनाइड भी होगा. तो दिस इज लोक अदालत. ये एग्जैक्टली ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है. स्टैट्यूटरी स्टेटस है. एक एक्ट आया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 जिसके अंदर लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला. तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. अब जो दूसरा स्टेटमेंट है कि कोई केस अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या वो रेफर हो सकता है लोक अदालत को? यस. इवन जो कोर्ट में अगर वो पेंडिंग केस था तो कोर्ट फी भी लगी थी. अगर वो केस लोक अदालत में जाता है तो वो जो फी है ना वो भी रिफंड हो जाती है लोक अदालत. और लोक अदालत में जो सेटलमेंट होता है केसेस वो क्या होता है? दिस अमिकेबल सेटलमेंट होता है. अमिकेबल सेटलमेंट मतलब एक काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज होता है, म्यूचुअली अग्रीएबल टर्म्स में होता है. तो इसके खिलाफ अपील भी नहीं होती है. सो द राइट आंसर हियर इज ए. ये ट्रू है. और यहाँ कैन होगा, कैन नॉट नहीं. कोर्ट के पास पेंडिंग केस भी लोक अदालत में रेफर किया जा सकता है. सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग. राइट ऑप्शन इज ए. थर्ड, ये 2 टर्म है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली एनफोर्सिएबल फंडामेंटल राइट्स और वर्टिकली एनफोर्सिएबल फंडामेंटल राइट. तो जो हॉरिजॉन्टली एनफोर्सिएबल फंडामेंटल राइट है मींस दैट द राइट इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली. वैसे भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्यों दिए गए हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट. स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन सिटीजन को. इनमें नेगेटिव अंडरटोन है. तो दीज आर फंडामेंटल राइट्स. हॉरिजॉन्टल जो होगा अगेंस्ट द स्टेट. वर्टिकल एनफोर्सिएबल fundamental right means that the right is enforceable against the state and individuals. So you have to tell इन दोनों में से करेक्ट क्या है. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल क्या होता है? दिस इज वर्टिकल. तो जो वर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट ओनली होते हैं. स्टेट ऊपर है, सिटीजन है, तो स्टेट के अगेंस्ट ऐसे वर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं.
बट कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन के लिए है, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था इसमें लिखा था अगेंस्ट द स्टेट ओनली, गलत। दूसरा था वर्टिकल एनफोर्सिएबल स्टेट और इंडिविजुअल में, गलत। इनफैक्ट जो वर्टिकल है वो स्टेट ओनली है, हॉरिजॉन्टल है वो स्टेट और इंडिविजुअल्स होगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो द राइट आंसर इज डी, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India safeguards the one's right to move freely throughout the territory of India? इंडिया में राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री के आप फ्रीली मूव कर सकते हो, देयर विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस होगी तो वो केवल जस्ट रिस्ट्रिक्शन होगी कि वहाँ के एरिया के से कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर उसकी यूनिकनेस, समथिंग लाइक दैट, उसको सेफगार्ड करने के लिए। वैसे भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइड होते हैं। बट इन जनरल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो ये जो फ्रीडम है ना, ये 19(1)(d है। 19(1)(d) मतलब दिस कम्स अंडर आर्टिकल 19। नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस इज सीन इन न्यूज रिसेंटली। इट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू व्हाट? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, center state relation, principle of secularism, market regulation, separation of power between executive and legislative, principled distance। सी, जो एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्युलरिज्म का, उसका जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो ये सेक्युलरिज्म है कि हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जो प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है ये बताता है कि स्टेट और रिलीजियस एक्टिविटीज इन दोनों में बहुत ज़्यादा दिस क्लैशेस जो है, तो स्टेट इसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार फंडामेंटल राइट्स होते हैं और दूसरी तरफ होता है रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा, जिसे एंट्री, टेम्पल एंट्री लाइक दैट। तो तब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आया था कि फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे लगाएं या फिर जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं एट्सेट्रा। तो दिस इज प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। तो इसमें बेसिकली ये है इक्वल डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम ऑल रिलीजन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड इंटरवेंशन। अगर गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच बनाने की भी बात थी, कोविड के कारण वो बेंच डिले हो गया, वो इन सब मैटर्स को सुनने वाली थी कि फंडामेंटल राइट्स या स्टेट प्रिंसिपल्स वर्सेस दिस रिलीजियस बिलीव्स। सो दिस इज प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ओके, बी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। द ग्रेट बिटर लेक, द ग्रेट बिटर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है? ये ग्रेट 5 लेक्स के बाद इधर कनाडा बॉर्डर पे इधर कहीं है क्या ग्रेट बिटर लेक? जैसे ग्रेट बियर लेक वगैरह है, तो ग्रेट बिटर लेक ये इजिप्ट में है, कंबोडिया में है या फिर ये रशिया में है? सो ये जो ग्रेट बिटर लेक है ये इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज एक है स्वेज कैनाल जो रेड सी को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन, और ये स्वेज कैनाल में एक शिप गॉट स्टक, that is why this lake was in news. So the answer is B. This lake is in Egypt. इजिप्ट में है ये। सी, ये गल्फ ऑफ स्वेज है, यहाँ से ऐसे शिप्स आती है, फिर ये ग्रेट बिटर लेक है और फिर ये पोर्ट सेड और मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। दिस इज स्वेज कैनाल। तो दिस लेक इज इन इजिप्ट, ग्रेट बिटर लेक। 7th, एग्रीकल्चर यूजेज मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज वैसे ही कम होते हैं और एग्रीकल्चर में सारा फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में चला जाता है। कैनाल इरिगेशन शेयर इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड वाटर इरिगेशन। कैनाल से इरिगेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर इरिगेशन। यू हैव टू टेल इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सी, एग्रीकल्चर जो होता है वैसे भी हमारा एग्रेग्रियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर के लिए वाटर का स्कार्सिटी होता है, तो जितना मैक्सिमम फ्रेश वाटर रिसोर्स है ना वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ट्रू। अब अगर हम देखें इरिगेशन पैटर्न में, नंबर 1 इरिगेशन है वो है ग्राउंड वाटर इरिगेशन बजाय कैनाल इरिगेशन।
सो द राइट ऑप्शन इज ए ओनली। ये गलत हो गया, कैनाल फर्स्ट नहीं है, ग्राउंड वाटर, और फर्स्ट जो है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, सो वन ओनली सी। ग्राउंड वाटर अराउंड 64% है, कैनाल 23% है, टैंक 2% है, डेकन इधर टैंक ज़्यादा है, और बाकी 11% है इरिगेशन में। तो नंबर 1 है ग्राउंड वाटर, कैनाल सेकेंड, फिर टैंक। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, वन ओनली। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर तेलंगाना? तेलंगाना नया राज्य है, तेलंगाना में कौन से स्टेट्स बॉर्डर नहीं करते हैं? नॉट बॉर्डर तेलंगाना। कर्नाटका और तेलंगाना की क्या कोई बॉर्डर है? उड़ीसा और तेलंगाना की क्या कोई बॉर्डर है? मध्य प्रदेश और तेलंगाना की क्या कोई बॉर्डर है? सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटका बॉर्डर शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, और उड़ीसा भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। तो द राइट आंसर इज बी, 2 and 3 ओनली। 2 and 3 ओनली, दिस एंड दिस। कर्नाटका शेयर, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश नॉट। ये देखिए, ये मैप है, ये है तेलंगाना, इधर कर्नाटका है, यहाँ ऊपर महाराष्ट्र है, फिर ये छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाता है। और देखिए ये जो गैप है, ये गैप है, मतलब उड़ीसा अब इस तेलंगाना से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, देयर इज अ गैप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इश्यूज कंसिडर्ड अंडर द वन हेल्थ अप्रोच? वन हेल्थ अप्रोच, तो जूनोटिक डिसीजेस क्या इसमें कवर्ड है? वन हेल्थ अप्रोच, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है अभी। वन हेल्थ अप्रोच, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, एनवायरमेंटल कंटैमिनेशन, मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह जो हो रहा है। तो वन हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये बोलता है कि एनिमल, ह्यूमन और दिस एनवायरनमेंट, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जूनोटिक डिसीजेस मतलब डिसीज एनिमल टू ह्यूमन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। तो जो वन हेल्थ अप्रोच है वो इन तीनों को कंसिडर करती है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, consider the following statements regarding BIMSTEC. BIMSTEC is a very important body, Bay of Bengal. BIMSTEC. All members of the group share their border with the Indian Ocean. Obviously, this is Indian Ocean. ये Bay of Bengal है, तो जो BIMSTEC के countries हैं वो इस Bay of Bengal वाले countries होंगे। Ocean, Indian Ocean से border share करेंगे। BIMSTEC has a permanent secretariat in ढाका, बांग्लादेश। तो क्या इसका secretariat ढाका बांग्लादेश में? You have to tell इनमें से correct क्या है। तो सी, सारे कंट्रीज बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, सो ये गलत हो गया। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में है, तो ये करेक्ट हो गया। सो द राइट आंसर इज बी, 2 ओनली। लुक एट हियर, बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये तो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन से, बट बिम्स्टेक के मेंबर नेपाल भी है और भूटान भी है। दे डू नॉट डायरेक्टली शेयर बॉर्डर विद दिस बे ऑफ बंगाल। तो नेपाल, भूटान, बांग्ला, म्यांमार, थाईलैंड एंड दिस इज श्रीलंका एंड इंडिया, ये मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के। ओके, नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री। Who of the following is the author of a collection of poems called Golden Threshold? Golden Threshold एक collection of poems है। poems का author कौन है? अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है इसमें बेसिकली पोएम्स है, और इन पोएम्स का ऑथर है सरोजनी नायडू। एक्सेलेंट सिंगर सरोजनी नायडू। ओके, तो सरोजनी नायडू जी को नाइटेंगल भी कहा जाता था, और आप फर्स्ट गवर्नर थे किसी स्टेट के, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। इंडिया की फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर कौन है ये आप बताना बाद में। ओके, सो दिस इज गोल्डन थ्रेशोल्ड, सी सरोजनी नायडू। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वर इंटीग्रेटेड बाय रेफरेंडम इन इंडिया? अब इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, उनका इंटीग्रेशन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पूरे देश को इन्होंने यूनाइटेड किया। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पे रेफरेंडम हुआ लाइक दैट। तो यू हैव टू टेल इनमें से कौन से रीजन को रेफरेंडम के थ्रू इंडिया में इंक्लूड किया गया। रेफरेंडम, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टाइप होता है, रेफरेंडम एटसेट्रा, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, राइट टू रिकॉल एटसेट्रा। तो दिस इज रेफरेंडम। सिक्किम, जूनागढ़, हैदराबाद। तो रेफरेंडम कहाँ पे हुआ था? जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम। सिक्किम में रेफरेंडम हुआ था,
बट जो हैदराबाद जो था वो पुलिस एक्शन के थ्रू हुआ था. सो दिस इज नॉट रेफरेंडम. सो द राइट आंसर इज 1 and 2, सिक्किम एंड जूनागढ़. ओके, नेक्स्ट. Which of the following factors were responsible for impoverishment of Indian agriculture in British times? ब्रिटिश टाइम्स आया तो इंडियन आर्टिसंस और इंडियन एग्रीकल्चर ये रून्स में चला गया था. वाई? बिकॉज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एंड रून ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री. तो ये जो इंडियन एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर भी क्या होता था, होल टाइम जॉब तो होता नहीं था, साइड बाय साइड वो से हैंडीक्राफ्ट में भी थे, लाइक दैट. तो रून ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने भी इंडियन एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया था. या रेस्पॉन्सिबल लिखा है, इम्पोवरिशमेंट. यस. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश भी ऐसा था जो किसानों को इनको फेवर नहीं करता था, तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन. लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे जमींदारी वगैरह है, जमींदारी ने किसानी दिस एग्रीकल्चर की कमर तोड़ के रख दी थी. सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज ऑल्सो वन रीजन. सो द राइट आंसर इज डी. लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सिस्टम एंड रूल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, ये तीनों करेक्ट है. रीजंस है फॉर इम्पोवरिशमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. 14th. With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were. एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन किया. बट इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कैसे आए? डायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस जहाँ से इनको मैंडेट था, तो उन्होंने डायरेक्टली चुनाव करके यहाँ पे भेजा, डायरेक्टली इलेक्टेड. नॉमिनेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने. इलेक्ट किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने. सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. अब ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली बोगस है. एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड ऑल. दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फीजिबल, आउटराइट बोगस. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉमिनेटेड बाय आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, तो और भी तो बहुत सारी पार्टीज थी, वो ऑब्जेक्शन लेती. रॉन्ग. डायरेक्टली इलेक्टेड तो हुआ नहीं था बिकॉज डायरेक्ट रेफरेंडम इलेक्शन उस टाइम पे था नहीं. सो ये भी गलत है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये जो थे वो इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए और फिर उन्होंने इंडिया का संविधान बनाया. सो द राइट आंसर इज सी. सी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके गए थे. 15th. ये एक मूवमेंट आया था, भूदान मूवमेंट, बिकॉज बाद में हम जैसे करते भी हैं 39B 39C, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल. तो जो भूदान मूवमेंट था, भूदान मूवमेंट अटेम्प्टेड टू परसुएड वेल्दी लैंड ओनर्स टू वॉलेंटरली गिव अ परसेंटेज ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीपल. एक वेल्दी पीपल है, बहुत लैंड है उसके पास, तो वो वॉलेंटरी कुछ सेक्शन ऑफ जमीन जिसके पास नहीं है उसको डोनेट कर दे. इज इट ट्रू? It was initiated by महात्मा गांधी जी, बिकॉज महात्मा गांधी जी डिसेंट्रलाइज ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी इसकी ज़्यादा बात करते थे. इट वाइडन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम दान एंड एडवोकेटेड कॉमन ऑनरशिप ऑफ अ लैंड. ग्राम दान और कॉमन ऑनरशिप. सो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है? जो पहला स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली ट्रू है. भूदान इसके शब्द में ही लिखा है, जमीन का दान कर दीजिए, वॉलेंटरी गिव करिए. जो थर्ड है उसमें भी ट्रू है, ग्रामदान और कॉमन ऑनरशिप की भी यहाँ पे बात थी. पर ये जो था ना वो महात्मा गांधी जी ने इनिशिएट नहीं किया था, ये किया था विनोबा भावे जी ने. तो ये गलत हो गया, ये ट्रू है, ये ट्रू है. तो राइट ऑप्शन इज सी 1 and 3. ओके, अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंडियन पेटेंट एक्ट 1970. पेटेंट, और पेटेंट भी स्पेशली मेडिसिन एंड ऑल में बहुत न्यूज़ में, बिकॉज फाइजर मॉडर्ना इनसे बात किया था कि आप अपनी वैक्सीनेशन वगैरह को पेटेंट लेवी जो है उसको हटाइए सो दैट वैक्सीन प्रोडक्शन रैंप अप हो पाए. इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इसका एक बार 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, बट मोर और लेस ये ऐसा ही बना हुआ है. इंडियन पेटेंट एक्ट अलाउज evergreening of patents. The act permit Indian government to use, manufacture, import or sell a patented invention under the compulsory licensing. Compulsory licensing. तो करेक्ट क्या है? एवरग्रीनिंग क्या होती है? जैसे आपने एक दवाई बनाई, मेडिसिन बनाई, उसका 10 साल का पेटेंट हो गया.
10 साल बाद आप उसमें थोड़ा सा ट्वीक कर लेते हो कुछ कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स में, और फिर से नई दवाई के नाम पे लाते हो और फिर उस पर पेटेंट कर लेते हो। तो इस तरीके से एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट होगा। तो क्या इंडियन एक्ट अलाउ करता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को? सेकंड, अगर कोई मेडिसिन है वो पेटेंटेड है बट हमें उसकी डायर नीड है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो हम उसका कंपलसरी लाइसेंसिंग करवा सकते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज बी। बी, इंडियन पेटेंट एक्ट अलाउ नहीं करता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, एवरग्रीनिंग इज नॉट अलाउड। देन इंडियन एक्ट ये भी बताता है कंपलसरी लाइसेंसिंग हो सकती है, अर्जेंटली अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। ये ट्रू है, ये गलत है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, टू ओनली। ओके, नेक्स्ट, एक और टर्म अभी काफी न्यूज में है और वो टर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। It refers to tax planning strategies used by multinational enterprises that exploit gaps and mismatch in tax rules. The developing countries suffer disproportionately due to BEPS. तो करेक्ट क्या होगा? ये न्यूज़ इसलिए है बिकॉज एक और टर्म हमने देखा था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वोडाफोन और केन एनर्जी ये विड्रॉ हो गया था। देन क्या हुआ कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये अक्सर अपने हेडक्वार्टर्स हैं, प्रॉफिट्स इस टाइप से मैच करते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्री हो जाता है, जो टैक्स हेवन है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और फिर जिस कंट्री में टैक्स देना चाहिए तो वहाँ पे वो विद इन लॉज होके ही टैक्स इवेजन कर देते हैं। तो दिस इज ट्रू, ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, गैप्स, मिसमैचेस टैक्स रूल्स का और टैक्स इवेजन करते हैं, और इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया वो डिसप्रपोर्शनेटली सफर करती है बिकॉज ऑफ दिस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। सो द राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, ये एक और टर्म न्यूज में है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। FSDC क्यों है? बिकॉज लॉकडाउन एंड ऑल फाइनेंशियल हार्डशिप। It is an organ of Niti Aayog. It is headed by Union Finance Minister. It monitors macro-prudential supervision of the economy. मैक्रो क्या होता है? जो बिगर स्केल में स्टेट लेवल का, माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल का, इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी देखता है FSDC, एब्सोल्युटली ट्रू। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रही है, डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली इट वुड बी हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ट्रू, ट्रू। बट ये जो FSDC है, नीति आयोग तो 2015 में आया, ये तो 2010 से है, तो ये गलत, नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है, FSDC एक स्टैंड अलोन बॉडी है। सो द राइट आंसर इज C, 2 and 3। नीति आयोग नहीं है, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट, ये टर्म भी बहुत न्यूज में है, ट्रेड जो होता है, ट्रेड के बैरियर्स, एक बैरियर्स होता है टैरिफ बैरियर, दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था जॉइंटली बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। मेंबर कंट्री ऑफ CAC विल फॉर्म अ नेशनल कोडेक्स कमिटी। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के मेंबर कंट्रीज हैं, हर कंट्री अपने अंदर एक नेशनल कोडेक्स कमिटी बनाएगी। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो एक्ट करती है नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो यू हैव टू टेल कि अब इन तीनों में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इन तीनों में से। तो देखिए, पहले हम देखते हैं करेक्ट कौन से। तो ये जो बॉडी है UN की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने एस्टैब्लिश किया था जॉइंटली, एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई मिल्क प्रोडक्ट है, मीट, डेयरी, पोल्ट्री, तो क्या वो सैनिटरी वगैरह स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है या नहीं है? वर्ल्ड ट्रेड में इस चीज़ का ध्यान रखती है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, स्पेशली यूरोप वगैरह भेज रहे हैं तो इसके ये स्टैंडर्ड्स हैं फूड रिलेटेड आइटम्स। इंडिया इसका मेंबर कंट्री है और नेशनल कोडेक्स कमिटी हमने भी बनाई है अंडर दिस CAC, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड जो है वो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये तो फूड है, और इंडिया में तो एक बॉडी हमें पता है FSSAI, जो फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो होगी ना, दिस फूड प्रोसेसिंग इसकी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजिंग फूड प्रोसेसिंग नहीं है।
तो ये गलत हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, बट पूछा गया था इनकरेक्ट, सो द राइट ऑप्शन इज 3 ओनली, 3 ओनली, दैट इज दिस बी, 3 ओनली। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बिकॉज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आया, कोविड के कारण फूड शॉर्टेजेस एटसेट्रा। Food and Agriculture Organization and United Nations General Assembly established this World Food Program। तो FAO और UNGA ने इस बनाया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसको अभी 2020 का नोबेल प्राइज भी मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अब आपको बताना है करेक्ट क्या है। तो इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। रैपिड जीके में कई बार देखा है हमने। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 2020 का, एब्सोल्युटली ट्रू। और ये एफएओ और यूएनजीए का है, सो दिस इज ट्रू, ऑल आर ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सो डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस कम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पहला है अंक्लॉज का। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक बार न्यूज़पेपर नोट्स में देखिएगा। वी हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक वेरी वेल। अंक्लॉज, which of the following has been created through the United Nations Convention on the Law of the Sea? Word navigation, maritime और UNCLOS। UNCLOS मतलब जैसे इंडिया का मैरिटाइम है, कितने एरिया तक इंडिया के राइट्स होंगे, इस टाइप से UNCLOS में प्रोविजन है। ओके, UNCLOS प्रोविजंस। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये जो क्रिएट हुआ है वो UNCLOS के थ्रू हुआ है क्या? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये जो तीनों बॉडीज है ना, ये तीनों के तीनों अंक्लॉज के अंदर बने हैं। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ये है सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव और SCRI। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड-19, लॉकडाउन, वर्ल्ड लॉकडाउन एटसेट्रा, सप्लाई चेन बॉटलनेक। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया, यूएसए एंड जापान, ताकि जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड का वो बेटर कंट्रोल हो पाए, मॉनिटर हो पाए और रिजाइलेंट हो। सप्लाई चेन रिजाइलेंस कैन बी अचीव बाय डाइवर्सिफाइंग द सोर्स ऑफ सप्लाई अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ सप्लाइंग नेशंस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन और फ्यू। जैसे कि चाइना, तो चाइना पे ही डिपेंडेंट रह के नहीं हो जाए, जो सप्लाई है वो कई जगह से ले। जैसे हम ऑयल भी लेते हैं, ऑयल का सप्लाई हमारा डाइवर्सिफाइड है, सो वी वांट टू डाइवर्सिफाई द सोर्स ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव में ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। बट यहाँ इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। ये ट्रू है, ये यूएस नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। बी इज द राइट आंसर। 23rd, इंडिया एंड नेपाल। इंडिया नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है विद वीजा फ्री रिजिम, मतलब हमें नेपाल जाना है तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेपाल तो अलग कंट्री है। सिमिलर इज विद नेपाल, तो इंडो नेपाल बॉर्डर इज ओपन बॉर्डर विद वीजा फ्री रिजिम। इंडो म्यांमार बॉर्डर इज एन ओपन बॉर्डर विद फ्री मूवमेंट रिजीम विद इन 100 किलोमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, मतलब म्यांमार के साथ भी ओपन है बट विद इन 100 किलोमीटर ही है। तो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट क्या है। जो पहला स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। इंडो नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है और वीजा फ्री रिजीम भी है, ट्रू। इंडो म्यांमार बॉर्डर भी ओपन बॉर्डर है, फ्री मूवमेंट है। यहाँ पे एक्चुअली बॉर्डर हार्ट्स भी लगते हैं, बॉर्डर हार्ट्स भी लगते हैं, और जो लोग होते हैं वो थोड़ा इधर उधर ऐसे जा भी पाते हैं। बट ये 100 नहीं है, दिस इज समथिंग अराउंड 16 किलोमीटर ओनली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। सो द राइट आंसर इज ए। ये 100 गलत है, दिस इज ट्रू। Because of this 100, this is wrong. One only. Okay. 24th. Washington Treaty is in news. Is related to which of the following international organization? Washington Treaty. ये WTO की है, नाटो की है, यूरोपियन यूनियन की है, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है। वॉशिंगटन ट्रीटी, ये क्यों न्यूज में? अगेन जियोपॉलिटिक्स। तो ये WTO नहीं है, दिस इज रॉन्ग। यूरोपियन यूनियन और वॉशिंगटन नो रिलेशन, रॉन्ग। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी रॉन्ग। राइट आंसर इज नाटो। डोनाल्ड ट्रंप दिस नाटो में यूरोप को एक बर्डन मानते थे नाटो में, तो वो फोर्स कर रहे थे यूरोप यहाँ पे पेमेंट्स भी करे, बिकॉज यूएस इज प्रोवाइडिंग देम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जब से ऑकस डील हुआ है तो यूरोपियन यूनियन और नाटो के भी जो प्लेयर्स हैं उनमें डिफरेंसेस फिशर्स नजर आ रहे हैं. सो दिस इज बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए, जैसे WTO से रिलेटेड है मराकश अग्रीमेंट. देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था वर्साइल पीस ट्रीटी. यूरोपियन यूनियन बना था मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी से. ओके, तो मराकेश, दिस इज वर्साइल एंड दिस इज मैस्ट्रिच्ट, और वॉशिंगटन है नाटो से. क्वेश्चन नंबर 25, समाधान डॉक्ट्राइन इज अगेन इन न्यूज. ये क्या है? समाधान डॉक्ट्राइन क्या है? ये एक डॉक्ट्राइन है एम टू ब्रिंग पीस इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, बिकॉज चाइना अगेन न्यूसेंस वैल्यू है. सो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उसके लिए समाधान डॉक्ट्राइन है. इट इज़ अ डॉक्ट्राइन एम्ड एट क्रिएटिंग पीस इन अफगानिस्तान बिटवीन द अफगान एंड तालिबान. जैसे दोहा टॉक्स हो रहे थे तो समाधान. इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम इन इंडिया. इट इज़ डॉक्ट्राइन एम टू ब्रिंग पीस बिटवीन इंडियन स्टेट्स एंड रिवर डिस्प्यूट्स, बिकॉज रिवर अगेन इंटर स्टेट होता है तो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. तो इसका समाधान निकालेंगे इस डिस्प्यूट का. तो जो पहला है वो गलत है, ये तो एक्सट्रीमली बोगस स्टेटमेंट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. दिस इज ट्रू. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो समाधान करना है उसके लिए ये है समाधान डॉक्ट्राइन. सो द राइट आंसर इज सी. सी इज द राइट आंसर. इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, हार्नेस टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग. तो ये 8 पिलर्स हैं टू फाइट दिस नक्सलिज्म. समाधान. ओके, सो द राइट आंसर इज सी. So this completes 25 MCQs in 25-30 minute. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe, and tell your score as well. Okay.